हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैप्टर ऑफ लेजर्स। देखो, ये है सेकंड और फाइनल पार्ट लेजर चैप्टर का, यानी कि हम अपने इस चैप्टर को इस वीडियो में खत्म कर देंगे। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? पहले चैप्टर में हमने सिंपल जर्नल एंट्रीज और कंपाउंड जर्नल एंट्रीज को लेजर्स में पोस्ट कैसे करते हैं ये सीख लिया था। और आज की वीडियो में हम बस दो टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, दो टॉपिक्स को समझेंगे। पहला, ओपनिंग जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कैसे की जाती है, और दूसरा, एक लेजर अकाउंट को बैलेंस करके क्लोज कैसे किया जाता है। इन दोनों टॉपिक्स को हम समझेंगे। बहुत आसान टॉपिक है और इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पोस्टिंग ऑफ एन ओपनिंग जर्नल एंट्री। देखो, ओपनिंग जर्नल एंट्री होती क्या है ये हमने डिटेल में समझा है, अपने एक सेपरेट टॉपिक की तरह समझा है जर्नल चैप्टर में। लेकिन फिर भी मैं अगले 2 मिनट में बहुत क्विकली रिवीजन करवा देता हूं आपका कि ओपनिंग जर्नल एंट्री क्यों पास की जाती है। देखो, जब एक बिजनेस एक फाइनेंशियल ईयर से निकल के दूसरे फाइनेंशियल ईयर में प्रवेश करता है, तो उसके पास पिछले फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे पर जो भी एसेट का, लाइबिलिटीज का और कैपिटल का बैलेंस होता है ना, क्लोजिंग बैलेंस, उसको नए साल में एज ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए जर्नल एंट्री पास की जाती है। दूसरे शब्दों में बोलता हूं, एक साल खत्म हुआ, उस साल के आखिरी दिन एक बिजनेस के पास कुछ एसेट्स होंगी, कुछ लाइबिलिटीज होंगी, कुछ लोगों से पैसा लेना होगा, कुछ लोगों को पैसा देना होगा, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह। उसके पास बहुत सारी एसेट्स हो सकती हैं। ओनर ने जो कैपिटल लगाई है बिजनेस में, वो वाला कैपिटल का बैलेंस होगा। इन सभी बैलेंसेस को पुराने साल से निकालकर नए साल में ट्रांसफर करने के लिए ओपनिंग जर्नल एंट्री पास की जाती है बुक्स में। अभी हम उसी ओपनिंग जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करने वाले हैं लेजर्स में। लेकिन देखो, वो समझने से पहले कि कैसे की जाती है, उससे पहले एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। मैंने 3 आइटम्स का नाम लिया है, 3 तरह के अकाउंट्स का नाम लिया है: एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल। मैंने रेवेन्यू एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इन अकाउंट्स का नाम नहीं लिया, यानी कि इनके बैलेंस को हम नए साल में ट्रांसफर नहीं करते हैं। ये हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं। और वो क्यों होते हैं मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। आपने मान लो 1 जनवरी 2026 को एक फोन लिया, ठीक है, मान लो 30,000 रुपीज का फोन लिया, और आप जनवरी से लेकर हर महीने उसमें 299 रुपीज का मान लो एक रिचार्ज करवाते हो, प्रीपेड रिचार्ज करवाते हो। 12 महीनों तक आपने उसमें रिचार्ज करवाया, ठीक है। अब एक साल के बाद, यानी 1 जनवरी 2027 को, एक साल के बाद में अगर आपसे ये सवाल पूछो कि बॉस, आपके पास 1 जनवरी 2027 को आपके पास क्या अवेलेबल है आपके हाथ में? आप बोलोगे कि सर, एक तो मेरे पास फोन जो मैंने खरीदा था वो अभी भी मेरे पास है, तो फोन अवेलेबल है एक तो मेरे पास। क्या आप ये भी बोलोगे कि मेरे पास 12 महीनों के रिचार्जेस अवेलेबल हैं? नहीं ना, क्योंकि देखो, वो तो एक खर्चा था यार। आपने खर्चा किया, आपने उसका बेनिफिट ले लिया, बात खत्म। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, गेन्स, लॉसेस, इस तरीके के जो अकाउंट्स होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर पीरियड में खुलते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है इनका अमाउंट। जब वो पीरियड या वो ईयर खत्म हो जाता है तो उनकी बात वहीं पे समाप्त हो जाती है। नए साल में ये अकाउंट्स जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है समझने का, वो बताता हूं। देखो, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का एक चैप्टर पढ़ा था। देखो, इसलिए मैं कहता हूं अकाउंटेंसी ना सीक्वेंस में पढ़ने वाली चीज है, क्योंकि पुराने कॉन्सेप्ट धीरे धीरे नए कॉन्सेप्ट्स में काम आते हैं। खैर, अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वेशन क्या होती है पहले तो ये बताओ। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। और हमने ये भी सीखा था उस चैप्टर में कि जो भी हमारे इनकम्स, जो भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स होते हैं ना, वो कैपिटल में एडजस्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो जब आप पुराने साल से नए साल में कैपिटल का बैलेंस लेके आ रहे हो, उसके अंदर ऑलरेडी इन सभी अकाउंट्स का रेवेन्यू, गेन्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस का नेट इंपैक्ट ऑलरेडी एडजस्टेड है। तो इनको सेपरेटली लेके आने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए ये अकाउंट हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं। लेकिन एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल का कुछ ना कुछ बैलेंस होता है न्यू ईयर में। समझ में आती है बात? अगर यहां तक समझ में आती है ना, तो चलो हम फटाफट से एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की मदद से सीखते हैं कि ओपनिंग जर्नल एंट्री को लेजर्स में कैसे फिट करना है, ठीक है। लेफ्ट में मैंने दे रखा है एक ओपनिंग जर्नल एंट्री 1 अप्रैल। हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डेट पे ओपनिंग जर्नल एंट्री
डाली जाएगी। ठीक है, उस टाइम पे ये बताया जाएगा, ये जर्नल एंट्री हमें ये बता रही है कि बिजनेस के पास पिछले साल के आखिरी दिन जो जो बैलेंसेस अवेलेबल थे, कैश का, बैंक का, स्टॉक इन हैंड, ऑफिस कार, ये सब, इन सब के इतने इतने बैलेंसेस हमारे पास अवेलेबल थे जिसको हम नए साल में पहली तारीख को ही ले आए। ठीक है, मैंने क्या किया है, यहां पे जितने भी अकाउंट्स यहां पे इन्वॉल्व हैं जर्नल एंट्री में, उसका लेजर अकाउंट्स यहां पे क्रिएट कर दिया। अब हमें बस एंट्री को ट्रांसफर करना है। देखो लॉजिक वही है, पहला लॉजिक क्या था, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उस अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग की जाएगी, यानी कि कैश इन हैंड अकाउंट जब डेबिट हो रहा है तो हम कैश इन हैंड अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, बट हम कौन सा अकाउंट लिखेंगे सर ये तो बताओ, क्योंकि देखो आपने बताया था जब हम डेबिट साइड में एंट्री कर रहे हैं तो क्रेडिट होने वाले अकाउंट्स का नाम लिखा जाता है, पर यहां पे तो तीनों अकाउंट है, तो क्या तीनों का नाम लिख देंगे? हाँ सर बिल्कुल, तीनों का नाम लिख दो। ठीक है, चलो अगर मैंने तीनों का नाम लिख भी दिया तो ये जो 9,000 रुपए का अमाउंट है कैश का, वो कौन से अकाउंट के सामने लिखा जाएगा? देखो समझने वाली बात यह है कि यहां पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, हम सिर्फ ओपनिंग बैलेंस की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए एक अकाउंट में दूसरे अकाउंट का नाम, जो हम नॉर्मली पोस्टिंग करते टाइम यूज करते हैं ना कि डेबिट में क्रेडिट होने वाले अकाउंट का नाम लिख देंगे, यहां पे ऐसा नहीं होता है, एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस जो हम नॉर्मल पोस्टिंग में और ओपनिंग जर्नल एंट्री की पोस्टिंग में करते हैं। ये सिर्फ एक ही फर्क है। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, अब जैसे कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग होगी, क्या रिकॉर्डिंग होगी, हम यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, बीडी यानी ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 9,000 रुपीज, तो यहां पे हम लिख देंगे 9,000 रुपीज। डेट, ईयर कौन सा है, 2026, डेट है 1 अप्रैल। बैलेंस की रिकॉर्डिंग हो रही है इसीलिए टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन अमाउंट लिख दिया जाएगा, बस, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो और आगे बढ़ते हैं, जैसे कैश एट बैंक में, यानी कि हमारे बैंक अकाउंट में 27,000 रुपए का बैलेंस पड़ा है, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, साल वही है, डेट वही है, क्योंकि ये तो पहली तारीख को ही होता है हर साल। ठीक है, तो 1 अप्रैल, यहां पे हम डालेंगे टू बैलेंस सी डी 27,000 रुपीज। क्लियर? तीसरा देखते हैं, स्टॉक इन हैंड डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग करनी है, क्या रिकॉर्डिंग करनी है, सेम चीज, 2026 01 अप्रैल टू बैलेंस बी डी 12,000 रुपीज। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास ऑफिस कार भी है 48,000, पता नहीं कौन सी कार आती है 48,000 में, लेकिन चलो जो भी है, जो दिया गया है वो लिखना पड़ेगा बस। 2026 1 अप्रैल ऑफिस कार अकाउंट डेबिट हुआ है तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस बी डी 48,000 रुपीज। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट हो रहा है 2026 01 अप्रैल टू बैलेंस बी डी, इसका अमाउंट कितना था, फर्नीचर इज 21,000। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट में यहां पे लिख दिया जाएगा 21,000 रुपीज। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट भी डेबिट हो रहा है तो यहां पे भी सेम ट्रीटमेंट होगा, 1 अप्रैल टू बैलेंस बी डी, इसका अमाउंट लिखा हुआ है 40,000 रुपीज। डेबिट साइड वाले अकाउंट्स की ओपनिंग जर्नल एंट्री कंप्लीट। ठीक है, अब बात करते हैं क्रेडिट साइड वाले अकाउंट की। सेम कॉन्सेप्ट है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट हो रहा है तो हमें इन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी है, और वहां पे क्या लिखा जाएगा, जैसे लोन अकाउंट है तो लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय 2026, ये चीज तो सेम ही है, देखो 1 अप्रैल बाय बैलेंस बी डी। ठीक है, कितना अमाउंट है, 35,000 रुपीज। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट भी क्रेडिट हुआ है 2026 1 अप्रैल बाय बैलेंस बी डी, यानी कि ब्रॉड डाउन, इसका अमाउंट है 8,000 रुपीज।
ठीक है। और फाइनल आइटम जो बचता है हमारे पास वो बचता है कैपिटल का। कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट हो रहा है, इसके क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा बाय बैलेंस BD 1,14,000 रुपीज। ठीक है, तो चलो चलते हैं कैपिटल अकाउंट। ऊपर चला गया, हाँ जी। सो 2026 01 अप्रैल बाय बैलेंस BD 1,14,000 रुपीज। और आपको पता है इसी तरीके से आपने ओपनिंग जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कैसे करना है वो सीख लिया है। मैंने बोला था ना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं आती इसके अंदर। ठीक है, चलो अब समझते हैं हम अपना दूसरा टॉपिक आज का, जिसका नाम है एक लेजर अकाउंट को बैलेंस कैसे किया जाता है और उसको क्लोज कैसे किया जाता है। पर उससे पहले सवाल यह आता है, सर बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक महीने की पहली तारीख को आपके पास 1,000 रुपए पड़े हैं, 1,000 रुपए कैश अवेलेबल है आपके पास। आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ पॉकेट मनी दी, फॉर एग्जाम्पल 3,000 रुपए की पॉकेट मनी होगी, आपके पास 4,000 रुपए अवेलेबल हो गए। 1,000 रुपए पहले से थे, 3,000 रुपए की पॉकेट मनी हो गई। अपने दोस्तों के साथ खाने पीने में, पार्टी करने में, मोबाइल रिचार्जेस करवाने में, कुछ भी और खरीदने में थोड़ा बहुत पैसा खर्च किया, आपके पास फाइनली पैसा बचता है उसमें से 1,500 रुपए। तो वो 1,500 रुपए को कैलकुलेट करने के लिए बैलेंस ही तो करना पड़ा ना। ओपनिंग बैलेंस इतना था, न्यू एडिशन आपके पास डेबिट होके पैसा इतना आया, क्रेडिट कितना हुआ, खाना पीना हुआ, दोस्तों के साथ पार्टी हुई, आपने मोबाइल रिचार्ज करवाया वगैरह वगैरह, क्रेडिट इतना हुआ, बाकी बचा हुआ जो बैलेंस है ना वो, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ही एक लेजर अकाउंट को बैलेंस किया जाता है। यानी कि क्लोजिंग बैलेंस जानने के लिए ही एक लेजर अकाउंट को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, वो क्यों जरूरी होता है? ताकि हमें यह पता लग जाए कि एक महीने में ओपनिंग बैलेंस से हमने यहां से शुरुआत की थी, उसमें हमारे पास इतना पैसा आया, हमने इतना खर्चा किया, फाइनली हमारे पास इतना पैसा बच गया। और यह चीज हर एसेट अकाउंट के लिए, हर लाइबिलिटी अकाउंट के लिए, हर कैपिटल अकाउंट के लिए, हर एक्सपेंस एंड लॉस अकाउंट के लिए, हर रेवेन्यू एंड गेन अकाउंट के लिए की जाती है। रेवेन्यू एंड गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए क्यों की जाती है? हम ताकि हमें यह पता लग सके कि पूरे साल में हमने कितनी इनकम कमाई है, कितना खर्चा किया है, कितना हमें लॉस हुआ है, कितना हमें गेन हुआ है। यानी कि सभी अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाता है। इसको भी एक फटाफट से एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, बहुत इजीली पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, शीट चेंज करनी पड़ेगी, बैलेंस और बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। देखो यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे हमने ना 4 जर्नल एंट्रीज ली हैं लेफ्ट में, जिनको हम पोस्ट करेंगे तो पोस्टिंग की एंट्री भी आपकी दोबारा से हो जाएगी। और राइट हैंड साइड पे मैंने यहां पे जो भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं उनका लेजर अकाउंट यहां पे बना दिया है ओपनिंग बैलेंसेस के साथ। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था पहले भी कि सिर्फ एसेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल, इन तीनों अकाउंट का ही ओपनिंग बैलेंस होता है। कैश अकाउंट बिजनेस का एसेट है, हमारे पास 10,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस है, रोकड़ा पड़ा है हमारे पास 10,000 रुपए। ठीक है, उसी तरीके से बैंक लोन बिजनेस की लाइबिलिटी है, हमने पिछले साल में ही कुछ लोन लिया था, उसका क्लोजिंग बैलेंस 30,000 रुपीज है, जो इस साल एज ओपनिंग बैलेंस आ गया, वो यहां पे मैंने 30,000 रुपीज लिख दिया। ठीक है, लेकिन सेल्स अकाउंट और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। ये मैंने आपको बताया था, ये हर साल 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि पिछले साल जो भी सेल्स हुई होगी ना, वो पिछले साल की बात है, वो वहीं पे ही खत्म हो गया, वो हमारी रेवेन्यू पिछले साल की थी, इस साल का उससे कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमने पिछले साल हमने कितना ही खर्चा किया होगा, इस साल 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो खर्चा अब हम इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में सिर्फ इस साल का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन 4 एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं इन लेजर अकाउंट्स में। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग की जाएगी। क्या बोल के, किस वजह से कैश आया हमारे पास? क्योंकि हमने बैंक लोन लिया है। तो हम क्या करेंगे, 5th ऑफ अप्रैल की यहां पे डेट डालेंगे, यहां पे डालेंगे टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा 50,000 रुपीज। अब देखो साथ में ना दूसरे अकाउंट में भी इसकी एंट्री कर देनी चाहिए। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? बैंक लोन अकाउंट। तो बैंक लोन में हम क्या लिखेंगे, बैंक लोन क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री की जाएगी 5th ऑफ अप्रैल में बाय कैश। कैश डेबिट हुआ है तो इसकी डेबिट होने वाले अकाउंट का नाम क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में लिख देंगे कैश अकाउंट, अमाउंट है
50,000 रुपीज। ठीक है, पहली एंट्री की पोस्टिंग कंप्लीट। दूसरे में भी कैश डेबिट हो रहा है और इस बार हमने सेल्स की है, इसलिए हमारे पास कैश आ रहा है। डेट है 10th ऑफ अप्रैल। टू, क्रेडिट होने वाले अकाउंट का नाम लिख दिया जाएगा सेल्स अकाउंट, 40,000 रुपीज। ठीक है, अब सेल्स अकाउंट में भी इसकी एंट्री कर लेते हैं। सेल्स अकाउंट में 2026, डेट है 10th ऑफ अप्रैल। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग की जाएगी, लिखा जाएगा बाय कैश अकाउंट, डेबिट होने वाले अकाउंट का नाम लिखा जाएगा विच इज 40,000 रुपीज। ठीक है, डन है। थर्ड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी कि हमने इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हुआ है उसको डेबिट कर दिया और इसका पेमेंट हुआ है कैश के थ्रू। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट में जाएंगे। डेट है देखो इसकी 15th ऑफ अप्रैल आई थिंक, हाँ 15th ऑफ अप्रैल, 20,000 रुपीज। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट में जाएंगे, हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले साल 2026, 15th अप्रैल। यहां आ जाएगा टू कैश, क्योंकि कैश हो रहा है क्रेडिट, क्रेडिट होने वाले अकाउंट का नाम डेबिट में लिखा जाएगा। अमाउंट है 20,000 रुपीज, 25,000 रुपीज। ठीक है, और कैश अकाउंट में भी इसकी एंट्री होगी। कैश अकाउंट में क्या होगा, 2026 15th अप्रैल बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट 25,000 रुपीज। ठीक है, थोड़ा क्लियर हो रहा है और अच्छे से प्रैक्टिस हो रही होगी आई थिंक पोस्टिंग करने की। लास्ट एंट्री है हमारी जिसमें हमने कैश देके बैंक लोन का थोड़ा सा पेमेंट किया है 25,000 रुपए का। यार ये गलती हो गई, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का था 20,000 रुपए का अमाउंट, इसको हमें यहां पे हटाना पड़ेगा। 20,000 कैश में भी आएगा यहां पे 20,000 रुपीज। ठीक है, अब देखो हमारी जो चौथी एंट्री है उसके अंदर बैंक लोन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो बैंक लोन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग की जाएगी। क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट वही लिखेंगे ईयर, डेट है हमारे पास इसकी 20th ऑफ अप्रैल, 20th ऑफ अप्रैल टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट साइड में उसका नाम आ जाएगा। अमाउंट इज 25,000 रुपीज। ठीक है, ओके। कैश अकाउंट भी इंपैक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग की जाएगी 20th ऑफ अप्रैल बाय, कहां गया है पैसा, बैंक लोन का रीपेमेंट करने में पैसा गया है, इसलिए बैंक लोन अकाउंट हो जाएगा यहां पे डेबिट। अमाउंट इज 25,000 रुपीज। तो चारों एंट्रीज की, चारों जर्नल एंट्रीज की हमने पोस्टिंग यहां कंप्लीट कर ली है। अब इस टॉपिक पे आते हैं जो टॉपिक हम समझना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है बैलेंसिंग ऑफ ए लेजर अकाउंट। कैसे करते हैं, सबसे पहले जो प्रोसेस है ना वो देखो, सबसे पहले डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करना है हमें। ठीक है, डेबिट साइड में यहां पे 10,000, 50,000 एंड 40,000 रुपीज आ रहा है, यानी कि टोटल हो गया 1,00,000 रुपए। अभी इन कॉलम्स में नहीं लिखना, अल्टीमेटली टोटल इन्हीं कॉलम्स में लिखा जाएगा, लेकिन अभी इसको होल्ड करो, पहले समझते हैं कि हम इसमें करने क्या वाले। तो मैं यहां पे लिखता हूं डेबिट 1,00,000 रुपीज। क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, 45,000 रुपीज, 20,000 एंड 25,000। अब देखो लेजर अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा बराबर करना पड़ेगा, होगा या नहीं होगा वो बात अलग है, करना पड़ेगा। यानी कि इस बॉक्स में और इस बॉक्स में जो अमाउंट आएगा ना वो हमेशा बराबर ही आएगा। तो 45,000 को 1,00,000 के बराबर लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 55,000 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, और यही 55,000 जो है यही बैलेंस बनता है। ये आपको लग रहा होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बट इसको सिंपल तरीके से ये देख के देखो कि हमने क्या किया था। आपके पास 1,000 रुपए थे, 3,000 रुपए की पॉकेट मनी आपको मिली थी, आपके पास 4,000 रुपए हो गए। आपने मान लो 4,000 रुपए में से 2,500 रुपए का खर्चा कर दिया, तो आपके पास बैलेंस कितना बचा, कैश 1,500 रुपए। वो जो 1,500 रुपए है ना वो यहां पे 55,000 रुपीज है। आपके पास 10,000 रुपए का कैश अवेलेबल था, 50,000 और 40,000 यानी टोटल 90,000 रुपीज का कैश आपके पास आ गया, और आपने पेमेंट किया है 20,000 रुपीज, 25,000 रुपीज यानी 45,000 रुपीज। 1,00,000 में से 45,000 गए तो 55,000 रुपीज का बैलेंस बचता है। ठीक है,
बैलेंस निकालना आसान है, बस इसको लिखना कैसे होता है लेजर अकाउंट्स में ये समझ रहे हैं हम यहां पे, ठीक है। तो ये जो 55,000 है वो आ जाएगा इस वाली साइड में, क्योंकि टोटल ऑफ बोथ द कॉलम्स शुड ऑलवेज बी इक्वल। डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में जो टोटल आ रहा है ना वो हमेशा बराबर होना चाहिए। एडजस्टमेंट कर बैलेंस निकालने के बाद, ठीक है, बैलेंस निकाल लिया हमने 55,000 रुपीज, इसको लिख दिया जाएगा बाय बैलेंस सीडी, यानी कि कैरी डाउन। मान लो हम महीने के आखिरी में निकाल रहे हैं, तो 30 अप्रैल को 55,000 रुपीज का बैलेंस अवेलेबल है हमारे पास कैश में, कैश अकाउंट में, ठीक है। एक और चीज यहां पे समझने की होती है, अगर आपसे पूछे कि कैश का कौन सा बैलेंस अवेलेबल है आपके पास, तो आप डेबिट या क्रेडिट, कोई आपसे पूछेगा आपके पास डेबिट बैलेंस अवेलेबल है कैश का या फिर क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल है कैश का, तो आप हमेशा उस साइड का नाम लोगे जिस साइड का टोटल ज्यादा था। यानी कि आपके पास 1,00,000 रुपए डेबिट साइड में थे, 45,000 रुपीज क्रेडिट साइड में थे, तो आप ये बोलोगे कि मेरे पास 55,000 रुपीज कैश का डेबिट बैलेंस अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको 50% भी फर्स्ट अकाउंट से समझ में आ गया ना, तो बैंक लोन या बाकी के अकाउंट्स करते टाइम पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड का जो बैलेंस है वो बराबर हो चुका है, तो हम यहां पे लिख देंगे 1,00,000 एंड 1,00,000। क्लियर? इस तरीके से बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाती है एक लेजर अकाउंट की। अब देखो होगा क्या, ये जो 30 अप्रैल को 55,000 रुपीज का बैलेंस अवेलेबल है, वो अगले महीने यानी कि मई की 1 तारीख को ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, राइट। मेरे पास आज जितना पैसा अवेलेबल है क्लोजिंग आज रात को, वो अगले दिन के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से 30 अप्रैल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहां पे ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1 मई के लिए। मैं क्या लिखूंगा, टू बैलेंस सीडी नहीं बीडी, क्योंकि देखो यहां पे भी हमने ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड किया था, यहां पे हमने बीडी ब्रॉड डाउन किया था। ब्रॉड डाउन मतलब हम नीचे लेके आ रहे हैं, ऊपर का बैलेंस हम नीचे लेके आ रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट है 55,000 रुपीज। अब फिर मई में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे डेबिट क्रेडिट होंगे वो इस अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, फिर क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, वो क्लोजिंग बैलेंस जून का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, फिर जून के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, जून का क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, जुलाई का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस मंथ ऑन मंथ ईयर ऑन ईयर चलती रहती है। क्लियर है? समझ में आया? क्या चीजें सीखी हैं हमने? सबसे पहले दोनों साइड का टोटल करो, रफ में लिखो, जिस साइड का टोटल कम है वहां पे ऐसा कितना ऐड करना पड़ेगा कि दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाए, वो कैलकुलेट कर लो, उसको दूसरी साइड लिख दो जहां का टोटल कम है, वो हो गया हमारे उस अकाउंट का बैलेंस, और फिर दोनों कॉलम्स का टोटल बराबर हो जाएगा, वो आपको इनबॉक्स में लिख देना है सिंपल तरीके से, और वो वाला बैलेंस जो है वो आपको नीचे लेके आना है, लेकिन सिर्फ एसेट लाइबिलिटीज एंड कैपिटल में। समझते हैं आगे जाके क्या बोल रहा हूं मैं। बैंक लोन का देखते हैं। देखो, तो बैंक लोन में हमारे पास 30,000 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल था, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल है ओपनिंग, उसमें हमने 50,000 रुपए का बैंक लोन और ले लिया, यानी कि 30,000 रुपए पहले से बैंक लोन था हमारे ऊपर, और 50,000 रुपए हमने बैंक से उधारी ले ली, ठीक है। तो चलो पहले तो डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया जाए। तो क्रेडिट साइड का टोटल हो गया हमारे पास 80,000 रुपीज। अब इस 80,000 में से मैंने ये 25,000 रुपए का पेमेंट वापस कर दिया, लोन चुका दिया बैंक को, ठीक है। तो यहां पे डेबिट साइड का कॉलम जो उसका टोटल हो जाएगा 25,000 रुपीज। मैंने क्या बोला था, दोनों साइड के कॉलम्स का टोटल हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 25,000 रुपीज में मुझे ऐसा क्या ऐड करना है कि वो 80,000 के बराबर हो जाए, मुझे 55,000 रुपीज ऐड करने हैं, फिर जाके दोनों का टोटल जो है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे जो छोटी साइड है ना जिसमें अमाउंट कम आ रहा है उसके अंदर बैलेंस लिख दूंगा, ये हो जाएगा 55,000 रुपीज, ठीक है। यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, 30th अप्रैल, महीने के आखिरी में ही हम बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हो जाएगा टोटल 80,000 रुपीज, दोनों ही कॉलम्स का टोटल अब बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाला जो 55,000 जो 30 अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस है वो आ जाएगा यहां पे 1 मई को बाय
बैलेंस बी डी 55,000 रुपीज। फिर जो भी एंट्रीज होंगी मई मंथ में, उसके बाद हम मई मंथ का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे जो जून का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, और ये प्रोसेस आगे चलती रहती है। ठीक है, अब देखो सेल्स अकाउंट बैलेंसिंग की प्रोसेस पूरी सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, पहले वो कर लेते हैं। देखो क्रेडिट साइड में 40,000 रुपीज, यानी कि हमने 40,000 रुपीज की सेल्स करी है। डेबिट साइड में कोई एंट्री नहीं है, तो 40,000 रुपीज यहां पे लिख दिया। दोनों कॉलम्स का टोटल बराबर होना चाहिए, तो हमें यहां पे भी 40,000 रुपीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, किस नाम से आएगा, यहां पे हम लिखते हैं टू बैलेंस सी डी 40,000 रुपीज। डेट आ गई 30th of April 2026। दोनों कॉलम्स का टोटल बराबर। ठीक है, चेंज बस इतना सा है। देखो ये कौन सा अकाउंट है, रेवेन्यू गेन्स एक्सपेंसेस लॉसेस की कैटेगरी में आता है ये। इसका कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, ये एक पर्टिकुलर पीरियड या पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड होते हैं। इसलिए ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये यहां पे ओपनिंग बैलेंस की तरह से नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, ब्रॉट डाउन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात एक इंपॉर्टेंट समझने की है, बार बार इसको अपने दिमाग में बिठा लो। सिर्फ और सिर्फ एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंस ही ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल होता है। रेवेन्यू, गेन्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनका बस क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाता है, ओपनिंग बैलेंस की तरह से इनको ट्रांसफर नहीं किया जाता। तो सर फिर ये 40,000 रुपीज जाएंगे कहां, रुक जा बेटा, समझाएंगे आराम से। आगे के चैप्टर्स में यही चीजें हम पढ़ने वाले हैं कि हम ट्रायल बैलेंस का यूज करके अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये उसी का पार्ट होने वाला है। अभी मैं समझाऊंगा, वैसे भी कुछ समझ में नहीं आने वाला। अभी बस आप एक अकाउंट को बैलेंस कैसे करना है, उसको क्लोज कैसे करना है, ये समझो। ठीक है, चौथा और आखिरी अकाउंट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट। डेबिट साइड में 20,000 रुपीज आ रहे हैं, क्रेडिट साइड में कोई है नहीं, तो मैं यहां पे 20,000 लिख दूंगा। मुझे यहां का बैलेंस भी 20,000 करना है, तो यहां पे आ जाएगा 20,000, दोनों का टोटल बराबर हो गया। ये आ जाएगा बाय बैलेंस सी डी, डेट आ जाएगी महीने की आखिरी डेट, विच इज 30th of April। मैं 2024 में कैसे पहुंच गया, ठीक है 2026 30th of April बाय बैलेंस सीडी 20,000 रुपीज। ये जो है ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहां पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस, रेवेन्यू, गेन्स, लॉसेस का अकाउंट हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, हर एक पीरियड, हर एक ईयर, हर एक मंथ के लिए। क्लियर है जी? अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपने क्या क्या सीख लिया लेजर के चैप्टर में, वो देखते हैं। आपने ओपनिंग एंट्री यानी कि एक लेजर की शुरुआत कैसे होती है। अगर एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल है तो इसका कोई ना कोई ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। रेवेन्यू, गेन्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, ये हमेशा जीरो से स्टार्ट होंगे। उस पीरियड के जो ट्रांजैक्शन है हम डायरेक्टली वही रिकॉर्ड करेंगे। पहली चीज क्लियर, ओपनिंग एंट्री। दूसरा, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना सीख लिया था। सिंपल जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाती है, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड की जाती है, ये हमने सीख लिया अच्छे से। और फिर एक अकाउंट का बैलेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये भी हमने सीख लिया। हमें बेसिकली रफ में दोनों अकाउंट्स का टोटल निकालना है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो निकालना है, उस डिफरेंस को उस साइड पे लिख देना है जहां का टोटल छोटा था, स्मॉल था। दोनों टोटल अब बराबर हो गए, दोनों का टोटल अमाउंट उस कॉलम में लिख देना है, उस सेल में लिख देना है जो बॉक्स बना हुआ रहता है। और एसेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल के लिए जो भी क्लोजिंग बैलेंस आया है वो अगले पीरियड में ट्रांसफर कर देना है। दैट्स इट। ये समराइज्ड वर्जन हो गया आपके लेजर अकाउंट्स का। अगर इतना समझ में आता है तो वीडियो देखने का काम आपने खत्म कर लिया, अब बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो लेजर चैप्टर के मास्टर बन जाओगे आप। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर, हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है स्पेशल पर्पस बुक, जिसे हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। बड़ा मजा आएगा उस चैप्टर में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। इफ you like this video, like and share this video and subscribe the channel for latest update. Bye bye.